अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 6 का नेम है वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज दो तरह के हैं। एक है सरफेस और दूसरा है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सरफेस के नाम से ही पता चल रहा है, जो कि ज़मीन के ऊपर बह रहा है, आपको नज़र आ रहा है। और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मतलब अंडरग्राउंड, बनीथ द लैंड, जो कि ज़मीन की सतह के नीचे हैं। तो सरफेस वाटर रिसोर्सेज में हमारे पास इंडस रिवर सबसे बड़ा रिसोर्स है। और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ मैंने पहले भी बताई हुई हैं। वो छोटे दरिया जो कि डायरेक्टली समंदर में नहीं गिरते लेकिन इंडस रिवर के अंदर शामिल हो जाते हैं, उन्हें कहेंगे ट्रिब्यूटरीज़। तो इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज़ वो तो मेन हैं, जैसे झेलम, चनाब, रावी, सतलज वगैरह। तो वो तो हैं मेन इसकी। तो वो भी इंडस रिवर के अंदर मर्ज होती हैं, इसलिए वो भी हमारे सरफेस वाटर रिसोर्सेज में आएंगे। इसके अलावा डैम्स हैं। सबसे बड़ा जो डैम है हमारा तरबेला डैम है, जो कि सबसे बड़े दरियाए सिंध पे बना हुआ है। तो ये हो गया। इस मैप में आपको शो किया जा रहा है कि डैम्स कहाँ कहाँ पे हैं। मैप को ध्यान से देखेंगे तो माइंड में कुछ ना कुछ रह जाएगा। मैप के अंदर जहाँ रेड रेड आपको थोड़े से निशान नज़र आ रहे हैं, ये डैम्स के हैं। सबसे पहले बिल्कुल पाकिस्तान के वेस्ट वाली साइड पे देखें। वेस्ट वाली साइड कौन सी है? जहाँ पे अफ़गानिस्तान है। मैप के अंदर देखें तो उधर दरियाए काबुल के ऊपर एक डैम है, उसका नाम क्या है? वार्सिक डैम। ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है कि दरियाए काबुल पे कौन सा डैम बिल्ड किया गया है, तो इसका पता होना चाहिए आपको, वार्सिक डैम। फिर सबसे लंबा दरिया जो हमारा है वो कौन सा है? इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के ऊपर कौन सा हमारा है डैम? वो है तरबेला डैम। सबसे बड़े दरिया पे सबसे बड़ा जो डैम है वो है तरबेला डैम। इसके बाद इंडस रिवर के ईस्ट वाली साइड पे देखें। ईस्ट वाली साइड कौन सी होगी? जिधर इंडिया है, ईस्ट वाली साइड पे कौन सा है? झेलम पे। झेलम पे कौन सा डैम बनाया गया है? मंगला डैम। इसी तरह साथ ही इससे पहले देखें रावल डैम नज़र आ रहा है आपको, और उसके साथ जो रिवर नज़र आ रही है स्वां रिवर, वो देखें आप। तो ये मेन डैम्स हैं। कुछ और भी बहुत सारे मुल्क के अंदर हमारे डैम्स हैं। तो ये सारे के सारे सरफेस वाटर रिसोर्सेज में आते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ग्राउंड का मतलब क्या है? जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, यानी जिसको निकालना पड़ेगा, चाहे आप कुआं खोद के निकाल लें, वाटर पंप के ज़रिए निकालें, या किसी भी तरीके से, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर बह रहा है, आपको नज़र आ रहा है, वो सरफेस वाटर रिसोर्स। और जो ज़ेरे ज़मीन है उसे हम कहेंगे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें इंडस बेसन एक्वीफर है, फिर बलूचिस्तान प्लेट्यू एक्वीफर है, और पंजाब एक्वीफर। अब एक्वीफर क्या होता है? एक्वीफर कहते हैं अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर को, यानी जो ज़ेरे ज़मीन पानी की एक लेयर है। लेकिन वो ज़ेरे ज़मीन लेयर बनी कैसे? वो लेयर कैसे बनी थी? पानी ज़ेरे ज़मीन कुछ रॉक्स ऐसी हैं जो कि फ्रैक्चर्ड है। फ्रैक्चर्ड मतलब जिसके अंदर से पानी नीचे निकल के जा सकता है। कुछ तो सख्त पत्थर होते हैं ना, जिसके अंदर से पानी नहीं गुजर सकता। तो एक्वीफर ऐसी रॉक्स होती हैं जिसके अंदर से पानी नीचे जा सकता है। उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, सुराख हैं, कुछ भी समझ लें। उन रॉक्स के अंदर से, सिर्फ रॉक्स नहीं हो सकती, रॉक्स के अलावा कोई भी मटेरियल हो सकता है, सैंड हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, कोई भी मटेरियल जिससे पानी बह के नीचे भी जा सके, उसे हम कहेंगे एक्वीफर। ठीक है, एक्वीफर क्या है? ज़ेरे ज़मीन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड है, ठीक है, जिसके अंदर से पानी सीप करके नीचे ज़मीन पे और जा रहा है। तो ये क्या है? इंडस बेसन एक्वीफर है। इंडस बेसन एक्वीफर का मतलब है, इंडस मतलब दरियाए सिंध, बेसन उसका एरिया सारा जिसके ज़ेरे ज़मीन पानी है, उसे बोलेंगे हम इंडस बेसन एक्वीफर। तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर, जो ग्राउंड वाटर का सोर्स है, वो है इंडस बेसन एक्वीफर। फिर बलूचिस्तान प्लेट्यू एक्वीफर है। और अब ये जितने भी एक्वीफर हैं जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, वो किस लिए ज़रूरी है? हमें एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए चाहिए। फिर पंजाब एक्वीफर जो है, ये पंजाब के प्रोविंस के अंदर इरिगेशन का, यानी मसनूई तौर पर पानी देने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और कुछ जगहों पर एक्सेसिव यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर, जो कि इट्सेल्फ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। हमने देखने एडवांटेजेस। एक्सटेंसिव मतलब होता है लार्ज इरिगेशन सिस्टम, जो कि हमारा बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम है। कैसे कि मेन दरिया है हमारा रिवर इंडस, और उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, डैम्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, लेक्स, ओशन, इवन हमारे कंट्री के अंदर सी है। ओशन तो नहीं है लेकिन सी तो है। सी छोटा समंदर होता है, ठीक है, ओशन बहुत बड़ा। तो ये सब चीज़ें जो हमारा इतना बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, इसका क्या फ़ायदा होता है हमें, तो इसके एडवांटेजेस देख रहे हैं। इसका मार्क तो मैंने आंसर किया है जहाँ पे वो नीचे एक पैराग्राफ है, तो बेशक वो आप आंसर में ना ऐड करें। जहाँ पे 10th पॉइंट ख़त्म हो रहा है इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग, जहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है आप बेशक यहाँ तक लिख लें, इसका आंसर मार्क कर लें, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इम्प्रूव्ड होती है हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी मतलब होता है पैदावार, यानी जो पैदावार है इस पानी की बदौलत हमारी पैदावार बढ़ रही है। ज़ाहिर है अगर पानी नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगी। तो इतना बड़ा जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। ये शॉर्ट के लिए मैंने किए थे मुख्तसर सारे पॉइंट्स, तो लॉन्ग में आपने पूरा पॉइंट लिखना है, मुख्तसर नहीं करने। सेकंड क्या है, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे पास पानी काफ़ी ज़्यादा है तो हमें इस बात का यकीन होता है कि हमारे मुल्क के अंदर शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं होगी। तो हमें फ़ूड की सिक्योरिटी है, ये किस वजह से है, सिर्फ़ और सिर्फ इतने बड़े इरिगेशन के सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका इसी का आउटपुट होगा। किसका आउटपुट, कि पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जब वो ज़्यादा हुई तो हमें तो फूड की सिक्योरिटी हासिल है। तो इससे क्या होगा कि हम जो फालतू फूड होगा, वो जितनी भी सब होंगी, फ्रूट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, गंदम, वीट, जितनी भी कैश क्रॉप्स हैं, ये सारी हम दूसरे कंट्रीज़ को बेचेंगे जब, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ हो जाएगी। कैसे तेज़ होगी, ये बहुत से लोगों को जॉब्स मिलेंगी। कैसे जॉब्स मिलेंगी, जो लोग ट्रैक्टर चलाएंगे, इसके लिए जितने भी फर्टिलाइज़र्स बनाई जाएंगी, फिर कीड़े मार अद्वियात बनाई जाएंगी, ये सारा सामान लेके जाना ले आना मार्केट्स तक, तो बेशुमार लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। जब इतने लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मुहैया हो रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी स्टेबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई भी डिज़ास्टर हो जाता है, कोई सैलाब आ जाता है या ड्राउट की कैफियत पैदा होती है, मतलब खुश्क साली की कैफियत पैदा होती है, तो उसमें ये जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है ये हमारी कम्युनिटी को दोबारा स्टेबल करता है। कैसे स्टेबल करता है, अगर ड्राउट हो गया तो उस पर हम काबू पाएंगे कैसे, कैनाल्स के ज़रिए मसनूई तरीक़ों से पानी पहुंचा कर। और अगर खुदा न ख्वास्ता सैलाब की कैफियत आती है तो उसको हम बंद बांध के रोकेंगे, पानी का रुख मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कम्युनिटी को इन द टाइम डिफ़िकल्ट टाइम्स क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी। कौन प्रोवाइड कर रहा है, इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट है क्रॉप मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज करना, वैरायटी लाना। तो क्योंकि हमें सारा साल पानी अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की हमें अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। ये भी इरिगेशन हमारा जो सिस्टम है इसकी वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर जनरेशन, मतलब कि हम पानी से बिजली भी पैदा कर सकते हैं। बेशुमार डैम्स हैं हमारे ऐसे जिससे हाइड्रो पावर पैदा हो रही है। इससे क्या होता है, जितनी भी कोयले के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर या बाकी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हमारा डिपेंड जो करते हैं वो कम हो जाएगा। साथ ही इस इमेज में आपको बिजली पानी से पैदा करने का प्रोसेस भी सिखाया गया है कि कैसे पानी की फ़ोर्स, कौन सी फ़ोर्स, मूविंग फ़ोर्स। खड़ा पानी तो उसमें ताकत नहीं होगी ना कि बिजली पैदा कर सके। जब पानी ऊंचाई से मूव करता है नीचे की तरफ तो उससे कैसे ये टरबाइंस चलती हैं और बिजली जनरेट होती है, ये सारी डायग्राम के अंदर मेंशन है, आप इसको अच्छी तरह देख लें। फिर है फ्लड कंट्रोल, तो ये जो हमारे डैम्स हैं ये सारे किस काम आते हैं, फ्लड कंट्रोल के सिलसिले में ये हेल्पफुल हैं। फिर सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। सैलिनिटी क्या होता है, पानी का वाटर टेबल जो है बहुत ही नीचे हो जाना। अब वाटर टेबल पीछे एक डायग्राम मैंने शो किया इमेज, उसमें देखें आप कैसे अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो सैलिनिटी की कैफियत पैदा होगी। और अगर पानी बेइंतहा हमारा ज़मीन के ऊपर आ जाए, यानी नीचे पानी इतना राइज़ हो गया, वाटर टेबल के ऊपर आ गया ज़मीन के, तो वो क्या हो जाएगी, वाटर लॉगिंग। तो इन दोनों को भी कंट्रोल करता है हमारा ये इरिगेशन सिस्टम, यानी डैम्स वगैरह।
जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये इरिगेशन सिस्टम। कैसे ज़रूरी है? उनको पानी मिलता है और यही पानी जब हमारे मुल्क के अंदर हरियाली लाता है तो तब भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है लाइफ स्टॉक के लिए। फिर इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग ट्रीटी था। ट्रीटी मतलब वादा था एक, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था 1960 में। ये नोट करें सब बच्चे, 1960 लिख लें ऊपर अपनी बुक के ऊपर, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ समझ लें कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ, तो आप बताएंगे 1960 में। और किन कंट्रीज़ के दरमियान हुआ था? पाकिस्तान एंड इंडिया। सबसे पहले तो सब बच्चे इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे, ऊपर लिखी हुई है सबसे ऊपर, ये डेफिनेशन रट लेनी है आपने, ठीक है। इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका इख्तियार पाकिस्तान को दे दिया था उसके पानी के यूज़ का, और जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न किस तरफ? इंडस रिवर के ईस्ट वाली साइड पे बात कर रही हूँ, जो कि ऑरेंज कलर में हुई है। देख लें ईस्टर्न कौन सी हैं। ईस्टर्न ऑरेंज वाली हैं जो कि भारत की तरफ है, और वेस्टर्न जो है जो पाकिस्तान के ग्रीन साइड पे हैं, जो अफ़गानिस्तान की साइड पे हैं, वो देखें जो ग्रीन कलर में है वो वेस्टर्न है। तो वेस्टर्न का इख्तियार सारा पानी का दे दिया गया पाकिस्तान को, और ईस्टर्न का इख्तियार, जो इतनी भी ईस्टर्न रिवर्स थी, वो सारा इख्तियार दे दिया गया इंडिया को। तो ये जो ट्रीटी हुआ था वर्ल्ड बैंक की मावनत से हुआ था, तो इससे पानी का मसला जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था वो सॉल्व हुआ था। अगरचे आपको माइंड में ये होगा कि रावी और सतलुज तो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो ये इंडिया को कैसे मिल गया? तो पानी जो इन रिवर्स के अंदर से आता है वो देखिए पीछे बैक साइड पे गौर करें किधर से आ रहा है, चाइना जम्मू कश्मीर वगैरह साइड से, ठीक है। तो वहाँ से जो पानी को कंट्रोल है वो कुछ हद तक पाकिस्तान के अंदर आने दिया जाता है, और बाकी जो मैक्सिमम यूज़ होगा समझ लें 70-80% सारा इंडिया के पास, 20% समझ लें कि पाकिस्तान की तरफ आता है। यानी सारे का सारा रिवर रावी का पानी पाकिस्तान यूज़ नहीं कर रहा, इसका मैक्सिमम हिस्सा इंडिया यूज़ कर रहा है और थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिल रहा है। क्योंकि पिछले जो वेस्टर्न दरिया थे वो सारे कौन से वेस्टर्न, यानी इंडस, झेलम और चनाब, ये सारे तो पाकिस्तान के पास है ना फुल। लेकिन ईस्टर्न जो थे उनके कुछ हद तक यूज़ रावी, ब्यास और सतलज का कुछ हद तक यूज़ पाकिस्तान कर रहा है, और मैक्सिमम यूज़ जो है वो इंडिया के पास है, ठीक है। तो ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप लिख लें, नोट कर लें। थर्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने देखना है कि जितने भी वाटर रिजर्वर्स हैं, रिजर्वर्स मतलब रिसोर्सेज, यानी डैम्स वगैरह, ये सारे जितने भी रिवर्स हैं इनका क्या फ़ायदा है, हमें क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि पानी जब मूव कर रहा है डैम्स में, ऊपर से गिरता है ना पानी नीचे वाली साइड पे, तो जब ऊपर से पानी फ़्लो करेगा ना नीचे की तरफ पूरी कुव्वत से, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये पहला फ़ायदा है। पॉइंट फुल याद करना है आपने इसमें, आपने इसके सिर्फ एडवांटेजेस याद करने हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं याद करने, क्योंकि हमसे सिर्फ एडवांटेजेस पूछे गए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हर पॉइंट का आएगा वो छोड़ देना है आपने। सेकंड इसका पॉइंट है फ्लड कंट्रोल। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर डैम्स होंगे और बैराज वगैरह होंगे तो इससे क्या होगा, हम फ्लड को कंट्रोल कर सकेंगे और जितनी भी आबादियाँ हैं, शहर हैं, वो तबाह नहीं होंगे। थर्ड इरिगेशन सिस्टम, ये भी हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे मुल्क के अंदर आपाशी के लिए मसनूई तरीक़ों से जो पानी दिया जा रहा है हमारे इन्हीं रिसोर्सेज की बदौलत है। फोर्थ है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर ये रिजर्वर्स नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हम एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे मुल्क में बारिशें एक तसलसल के साथ नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम। तो इसको एक बैलेंस में रखने के लिए ये एग्रीकल्चर में भी हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट इनका एडवांटेज हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसे ज़रूरी है। अगर एक हम प्लानिंग के साथ कुछ डैम्स वगैरह बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि शॉर्टेज ऑफ वाटर भी नहीं होगी, और पानी की सप्लाई हमें पूरा साल मुनासिब वक्फ़ों के साथ भी मिलती रहेगी, और अगर हमें फ़ौरी तौर पर ज़्यादा पानी चाहिए हो तो भी अवेलेबल होगा। इंडस्ट्री और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए कैसे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, जितने भी लिखे हैं ना पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला जो 2 लफ्ज़ हैं इनको काट देने हैं, डायरेक्ट उस की डिटेल में आना है, ठीक है। तो इंडस्ट्री और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे क्या होगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्री में पानी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इंसानों की तमाम ज़रूरियात भी पानी पे ही डिपेंड करती हैं। पानी के बगैर तो हम 3 दिनों से ज़्यादा नहीं ज़िंदा रह सकते। तो तमाम जो ज़रूरियात हैं हमारी इंडस्ट्री की, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, जितने भी आप घर में काम करते हो, सब के लिए आपको पानी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा, सारा काम स्मूथली होगा जब एक आपको गारंटीड हो कि आपको रोज़ाना इतनी मिकदार में पानी मिलेगा, तो लाइफ स्मूथली
चलेगी। फिर इसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपने इसका नहीं करना। इन कंक्लूजन में जाके आपने एंड में बताना है कि जितने भी हमारे वाटर रिजर्वर्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे डैम्स, बैराज, कैनाल्स, रिवर, हमारा सी बहुत बड़ा सोर्स है, इन सारों के हमें एंड में क्या बताना है कि थोड़ा बहुत एक एक लफ्ज़ जो लिखा वो एंड वाला पैराग्राफ करेंगे कि तमाम एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी डेवलपमेंट इसी पे डिपेंड करती है। तो लॉन्ग 3 आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में आपने सस्टेनेबल सॉल्यूशन बताने हैं कुछ मसाइल के, जो पानी से रिलेटेड मसाइल हैं। सबसे पहले तो सस्टेनेबल का मतलब है पायदार, ड्यूरेबल, रिलायबल। ऐसे आपने सॉल्यूशन देने हैं जो कि चलने वाले हों। ऐसे सॉल्यूशन ना हो जो 1-2 दिन के लिए चलें और फिर ख़त्म हो जाएं। तो ये जितने भी वाटर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए हमें कुछ ऐसे पायदार सॉल्यूशन चाहिए हमें जो कि लॉन्ग टर्म हों, मतलब ज़्यादा अरसा चलने वाले हों। तो सबसे पहले तो फैसिलिटीज़ हैं फॉर ट्रीटिंग वाटर वेस्ट। तो पहले तो पानी जो ज़ाया हो रहा था या पानी जो आलूदा हो रहा था, पोल्यूशन हो रही थी, उसका तो सबसे पहले उसको हमने सॉल्व करना है, उस मसले को। तो इसके लिए हमने क्या करना है, उस पानी को ट्रीटमेंट करने की ऐसी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए जिससे हम जितना भी इंडस्ट्रियल जितना भी निकलता है एफ्लुएंट्स, जितना भी उसका वेस्ट मटीरियल होता है, उसको इससे पहले कि वो हमारे दरियाओं में या समंदरों में अल्टीमेटली गिरे, उससे पहले हमें इसको ट्रीट करके साफ़ कर लेना चाहिए। पहला तो ये ट्रीट हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, यूजेज ऑफ रेन वाटर, कि जितना भी हम मैक्सिमम वाटर कलेक्ट कर सकते हैं ना रेन का, उसको कलेक्ट करें, उसको यूज़ करें। और थर्ड क्या है, इफ़ेक्टिव इरिगेशन मेथड्स, ऐसे मेथड्स यूज़ करें जिससे कि पानी कम से कम ज़ाया हो, जैसे कि स्प्रिंकलर है, ड्रिप सिस्टम है। इनकी मैंने इमेज पहले शेयर किए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, देख लीजिएगा आप वहाँ पे। फिर डीसैलिनाइजेशन है। सैलिनेशन का मतलब ये होता है कि जितना भी पानी कोस्टल एरियाज़ के करीब है, कोस्टल एरियाज़ को जो पानी की शॉर्टेज है तो पानी उनके पास बहुत ज़्यादा, लेकिन शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि वो पानी नमकीन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो डीसैलिनेशन का उससे इफ़ेक्ट ख़त्म हो सके, ठीक है, सैलिनेशन उसमें से कम हो सके। जियोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब है कि हम ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स लें कि ग्राउंड वाटर जितना भी हम निकालते हैं पानी, ज़ेरे ज़मीन पानी, उसकी एक लिमिट हो, इतना ना हो कि हमारी वो ज़मीन दोबारा प्रोडक्शन के काबिल ना रहे। 6th पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हम करें, एजुकेशन दें अपने पब्लिक को, जितने भी लोग हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पानी ज़ाया नहीं करना, और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने अवेयरनेस इस तरह क्रिएट करनी है कि लोगों पे इसका असर भी हो। सिर्फ ये उनको मालूमात नहीं देनी, आपने पढ़ा है कि पानी ज़ाया नहीं करना, फिर भी आप जब हाथ धोएंगे तो बेशुमार पानी ज़ाया कर रहे होते हैं। तो हमने बार बार लोगों को अवेयर करना है थ्रू मीडिया, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, कि पानी को वो ज़ाया ना करें, ठीक है, एजुकेट करना है। इसके अलावा 7th पॉइंट में इंडस्ट्रियल रेगुलेशन का मतलब है इंडस्ट्रीज़ के लिए रूल्स बनाए जाएं कि जितना भी वो आलूदा पानी है उनके लिए, जो इन्वायरमेंट को आलूदाकारी होती है अपने आलूदा पानी से, तो उस पोल्यूटेड वाटर को इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज़ की जाएं कि कम से कम आलूदा पानी हो, और अगर आलूदा हो भी जाए तो उसको हमने ट्रीटमेंट उधर से ही कर लेना है, ताकि हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, रिवर्स, कैनाल्स, डैम्स वगैरह, ये आलूदा ना हों। फिर वाटर मैनेजमेंट की जाए रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाकों में, वहाँ पे स्मॉल डैम्स बना लें। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स ले, गवर्नमेंट ऐसे इक़दाम करे जिससे कि देहाती इलाकों और शहरी इलाकों दोनों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, और ऐसी प्राइस पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करे जिससे वाटर यूज़ लोग वाइजली यूज़ करें, उसको ज़ाया ना करें। फिर जितने भी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जाए कि हम पानी को कम से कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम फ़ायदा ले सकें। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन अक्रॉस बॉर्डर्स का मतलब ये है कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार किया जाए, उनसे कोलैबोरेट किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, जिससे हम अपने पायदार वाटर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है। और कैसे शेयर करते हैं, वो इंडस्ट्री वाली में जो मैंने अभी बताया था पहले। 11th पॉइंट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट चेंज जितनी भी आ रही है ना, उसके असरात को कम से कम किया जाए। अब क्लाइमेट चेंज यानी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाए कि पानी बिल्कुल हमें पानी सूख जाए दरियाओं से भी, और इतने पानी की कमी हो जाए। तो जितने भी क्लाइमेट चेंज के असरात आ रहे हैं
उनको वाटर मैनेजमेंट के ज़रिए उसको कम से कम किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्ट्रॉन्ग हमारे डैम्स हों, सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा फ्लड आए और सारा डैम ही हमारा टूट के साइड पे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर पब्लिक और प्राइवेट अलायंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट और आम लोग जो भी इस पानी को यूज़ कर रहे हैं वो तमाम मिल के ना कोशिशें करें कि जितने भी प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं उनको वो फ़ंड दे सकते हैं, उसके लिए उनका ख्याल रख सकते हैं, इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट यूज़ कर रही है वो बग़ैर रुकावट तक उन गवर्नमेंट यूज़ करे और लोग उसमें रुकावट ना बने, लोग गवर्नमेंट के साथ तावन करें। फिर जितना भी उन्होंने गवर्नमेंट ने 13 पॉइंट में कि जितना भी गैदर किया है डेटा गवर्नमेंट ने लोगों से कि कितना पानी किस इलाके में चाहिए, कितनी वहाँ पे क्वालिटी पानी कैसी हो, कितना यूजेज हो रहा है वहाँ पे, तो उस जो डेटा गैदरिंग के अकॉर्डिंग ही देखे, मॉनिटर करे गवर्नमेंट के वाकई उतना ही पानी दिया जा रहा है, क्या उतना ही यूज़ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही हो। तो उसको भी वेस्ट को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि जो तय पाया था इतना पानी दिया जाएगा फ़लाँ सूबे को, फ़लाँ इलाके को, तो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। 14 पॉइंट है वाटर मैनेजमेंट। तो जितनी भी शॉर्टेज है उसको कंप्लीट किया जाए। कैसे शॉर्टेज को कंप्लीट करेंगे? नए डैम्स बनाकर, नए रिजर्वर्स बना के जहाँ पे पानी को स्टोर कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करें और उस पर अमल भी करें, ठीक है। उसको मतलब एक एक्टिव वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो कंक्लूजन में तक आपने करना है, जहाँ पे कंक्लूजन ख़त्म हो रहा है। कंक्लूजन ये निकला कि जितनी भी पाकिस्तानी लोगों की नीड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करना है और इनको वाइजली यूज़ करना है ताकि पानी की शॉर्टेज ना हो सके। डियर लर्नर्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। फिर भी अगर कोई आपको इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर्स रह गए हैं इंशाल्लाह 2-3 दिनों में तमाम चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएंगे। तो आपने सब ने इसको वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।